हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स जिसकी मैं बुक यूज़ कर रहा हूं एससी मल्होत्रा, उस बुक के लेसन सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट के शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है, ये बुक नहीं है, उनको अभी वीडियो पे क्वेश्चन प्ले होगा, उस क्वेश्चन को नोट कर लिए फिर वीडियो को देखिए, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नोट करने के बाद। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मिस्टर ए एक प्राइवेट कंपनी में 30 नवंबर 2020 को रिटायर्ड हुए हैं, जहां पर उन्होंने 1 मार्च 1994 से जॉब करना स्टार्ट की थी। उन्हें ग्रेजुटी मिली है रिटायरमेंट पे 8 लाख रुपीस और इनका जो सैलरी ग्रेड है वो 1 मार्च 2009 से 20,000-400-332,000-800-60,000 है। उनको उनकी बेसिक सैलरी का 25% डियरनेस अलाउंस मिलता है। आपको एग्जम्प्ट ग्रेजुटी का कैलकुलेशन करना है जब ये ग्रेजुटी एक्ट इन पे फॉलो हो रहा हो, अप्लाई हो रहा हो। इट मींस जब ये ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड हो, दूसरा जब ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड ना हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स किसी पर्सन को रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, जिसमें कुछ का नाम पेंशन के नाम से होता है, कुछ ग्रेजुटी, कुछ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव और ऐसे बहुत से पेमेंट मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रेजुटी। ग्रेजुटी दो टाइप के एम्प्लॉय को मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेजुटी से मिलने वाला अमाउंट पूरी एग्जाम होती है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यही अमाउंट क्या होती है, पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल जहां होता है वही हमें कैलकुलेशन करना होता है। इनकम टैक्स में 3 टाइप की इनकम होती है, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम। फुल्ली टैक्सेबल में केवल हमें ऐड कर देना है कि ओवरऑल इनको इतने अमाउंट मिली, इस पर टैक्स लगना चाहिए। फुल्ली एग्जाम में डायरेक्ट लिख देना है कि ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, इसको एग्जाम्प्ट कर देना है। लेकिन सबसे ज्यादा कैलकुलेशन जो हमें करना होता है वो पार्टली टैक्सेबल में करना होता है। तो ग्रेजुटी अमाउंट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहां पे साफ साफ दे रखा है कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, मतलब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इनके लिए ग्रेजुटी एक तरीके से क्या है, एक पार्टली टैक्सेबल है। पार्टली टैक्सेबल ग्रेजुटी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले ऐसे एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट के जो ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड है, दूसरे जो ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड नहीं है। जो ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड है उनका टैक्सेबल निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे यहां लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ग्रेजुटी। हालांकि इस क्वेश्चन में केवल एग्जाम पूछा है, लेकिन मैं पूरा बता दे रहा हूं, बाद में बता दूंगा एग्जाम में इस क्वेश्चन में आपको कितना सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ग्रेजुटी, पहला कंडीशन मैंने रखा है व्हेन एम्प्लॉयर कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट, दूसरा है व्हेन एम्प्लॉयर नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट। तो यहाँ पर टैक्सेबल निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। पार्टी टैक्सेबल में निकालने का तरीका ही यही होता है कि जो अमाउंट रिसीव हुई उसमें से एग्जाम पार्ट है उसको लेस कर दिए, जो आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम ग्रेजुटी, एग्जाम ग्रेजुटी हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 मंथ सैलरी लेंगे रिटायरमेंट के ठीक पहले की, और फिर टोटल सर्विस पीरियड मतलब जितने साल वहां पर उन्होंने जॉब दिया है, और फिर 15/26। दूसरा आएगा मैक्सिमम लिमिट जो कि 20 लाख है, मतलब एक एम्प्लॉई अपनी लाइफ में मैक्सिमम 20 लाख रुपीस तक की ग्रेजुटी को एग्जम्प्ट करा सकता है। तीसरा पॉइंट आएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रिसीव, मतलब जो उन्होंने एक्चुअल अमाउंट ग्रेजुटी की रिसीव की है। यहाँ पे 1 मंथ सैलरी इज इक्वल टू होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए। बेसिक सैलरी और डीए, डीए में मैंने बताया कि 2 कंडीशंस मिलते हैं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन में डीए इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाला जाता है और कुछ में इस बात मैटर नहीं करता, मतलब डीए कोई भी होगा जाएगा, चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो। तो ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट में कवर नहीं होते उनकी सैलरी में बेसिक सैलरी जाता है और डीए जाता है। डीए कोई भी जाएगा चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो, और इन दोनों के अलावा कुछ इनकी सैलरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड, यहाँ पर ये बात होती है कि मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर मान लेते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय 24 साल 6 महीने जॉब करके, 24 साल 27 महीने जॉब करके रिटायर हो रहा है, तो उसको 24 साल नहीं हम लोग 25 साल कर देंगे। अगर 6 महीने से ज्यादा पीरियड उसने एक्सपेंड किया है, साल पूरे साल के साथ 6 महीने ज्यादा टाइम एक्सपेंड किया है, तो उसको हम 1 साल बढ़ा देते हैं। यहाँ 15/26 हो गया, मैक्सिमम लिमिट होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जो एम्प्लॉय ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड नहीं होते उनका टैक्सेबल इज इक्वल टू होता है एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम, और इनका एग्जाम निकालने का होता है एवरेज सैलरी इंटू टोटल सर्विस पीरियड इंटू 1/2। मैक्सिमम लिमिट यहाँ भी 2 लाख और एक्चुअल अमाउंट रिसीव। फर्क जो अमाउंट ग्रेजुटी से कवर्ड होते हैं, जो नहीं कवर्ड होते हैं, फर्क कहाँ आता है, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी इज इक्वल टू यहाँ पे होगा एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 10 मंथ सैलरी अपॉन 10 मंथ सैलरी, मतलब रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी। और सैलरी इज इक्वल टू यहाँ पे 10 मंथ बेसिक सैलरी जाएगा प्लस जो यहाँ 10 मंथ डीए जाएगा वो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए।
डीए इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब कब माना जाता है? जब उस क्वेश्चन में क्लियरली दिया हो कि ये डीए इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जब उस क्वेश्चन में ये कह रहा हो कि डीए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली इनकम्स में इंक्लूड किया जा रहा है। तीसरा, जब क्वेश्चन में डियरनेस सैलरी दो, तो इन तीन कंडीशन में डियरनेस अलाउंस को हम लोग इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानते हैं। फिर आता है कमीशन, यहां जाएगा परसेंटेज वाला, इन तीन के अलावा यहां पर कुछ नहीं जाएगा। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है पहले उसको हम लिख लेते हैं। पहले हम इस बेस पे सॉल्व करते हैं जो एम्प्लॉय ग्रेजुएटी एक्ट से कवर्ड है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्प्ट ही निकालना है, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं। तो टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट रिसीव। तो एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट रिसीव यहाँ पे कितनी है? 8 लाख रुपीज माइनस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट निकालने के लिए हमें चाहिए 1 मंथ सैलरी इंटू टोटल सर्विस पीरियड 15/26, मैक्सिमम लिमिट है और यहाँ एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट रिसीव यहाँ पे कितना लिख दिया हमने? 8 लाख रुपीज। ठीक, विच एवरेज इज एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए रिटायर होने के ठीक पहले की 1 मंथ की सैलरी। यहाँ पे साफ साफ ये नहीं दे रहा है कि भाई साहब जब रिटायर हुए तो उनको कितनी सैलरी मिल रही थी। यहाँ पे एक सैलरी ग्रेड दे रखा है कि इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने 1 मार्च 1994 से यहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी और इनका सैलरी ग्रेड दे रखा है 1 मार्च 2009 से इनका सैलरी ग्रेड दे रखा है। ये सैलरी ग्रेड कुछ इस तरीके दे रखा है, मैं यहाँ रफ में बता दे रहा हूँ, बाद में इसको रफ कर दूंगा। इनकी सैलरी ग्रेड दे रखी कुछ इस तरीके की, 20,000 लिखा है डैश 400, फिर डैश 32,000, फिर डैश 800, फिर डैश 60,000। इस सैलरी ग्रेड का मतलब क्या होता है आपको क्वेश्चन में कई जगह मिलेगा और ये पॉइंट कई जगह बच्चों को परेशान करती है। सर इसका सेंस क्या है? सैलरी ग्रेड का मतलब क्या है? सैलरी ग्रेड जिस मंथ से जिस ईयर से अप्लाई होता है उसका मतलब ये होता है, जैसे इनका सैलरी ग्रेड अप्लाई हो रहा है 1 मार्च 2009 से, मतलब 1 मार्च 2009 को इनकी सैलरी 20,000 है, इस दिन से सैलरी ग्रेड हो रहा है। सैलरी ग्रेड का मतलब हम हर साल यहाँ पे 400 बढ़ाते जाएंगे। 20,000 को इनको स्टार्ट किया, हर साल हम 400 इनको पे आउट बढ़ाते जाएंगे, इनकी सैलरी में 400 रुपए इंक्रीज करते जाएंगे जब तक कि 32,000 ना हो जाए। जब 32,000 पर मंथ इनकी सैलरी हो जाएगी तो उसको हम 800 हर मंथ इंक्रीज करते रहेंगे जब तक 60,000 ना हो जाए, और 60,000 हो जाने के बाद स्टे कर देंगे। फिर समझिए सैलरी ग्रेड का मतलब क्या होता है। सैलरी स्टार्ट हुई इनकी 20,000 से, हर साल इनकी सैलरी में 400 रुपीज का इंक्रीमेंट किया जाएगा और ये जब तक 32,000 ना हो जाए। 32,000 हो जाने के बाद नेक्स्ट ईयर से इनकी सैलरी जो 800 इंक्रीज किया गया जब तक कि 60,000 हो जाए। 60,000 के आगे की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इट मींस ये मान सकते हैं कि 60,000 जब इनकी सैलरी हो जाएगी तो उस साल ये स्टे हो जाएगी सैलरी, या तो ये उस टाइम तक रिटायर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी ग्रेड का सिंपल सा सेंस है, जिस डेट से सैलरी ग्रेड अप्लाई हो रही है उस डेट से वो सैलरी बेस रहेगा और हर साल उसी डेट को इनकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होगा और उसका कुछ अपना अपना कैटेगरी होता है। तो मैं फिर से यहां बता देता हूं, यहां मतलब क्या है कि 1 मार्च 2009 को इनकी सैलरी 20,000 है, जो कि हर साल 400 रुपीज इंक्रीज होगी जब तक कि 32,000 ना हो जाए। जब 32,000 हो जाएगी तो हर साल 1 मार्च को ही इनकी सैलरी इंक्रीज होगी 800 जब तक कि 60,000 ना हो जाए। तो यहां पर सैलरी ग्रेड का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ी सी बात यहां पर हमें कैलकुलेशन की जरूरत ज्यादा पड़ गई। अगर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा होता कि जब ये रिटायर हुए तो इनकी सैलरी इतनी है, तो हमें सैलरी ग्रेड ना दिया होता तो कैलकुलेशन शायद हमारे पास थोड़ा कम होता, लेकिन क्योंकि सैलरी ग्रेड दे दिया है तो इसलिए हमें निकालना है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनकी सैलरी कितनी थी, वो पता करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि बात यहां पे बताया गया है कि हर साल 1 मार्च को इनकी सैलरी बढ़ेगी 400, और जो कि सैलरी ग्रेड स्टार्ट हुआ है 1 मार्च 2009 से, मतलब 1 मार्च 2009 को इनकी सैलरी है 20,000। फिर 2010 में 1 मार्च को इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 400 बढ़ जाएगा तो 20,400। फिर 2011 में इनकी सैलरी कितनी होगी 20,800। 1 मार्च 2012 में इनकी सैलरी कितनी होगी 21,200। फिर 1 मार्च 2013 में इसमें हमने 400 ऐड किया तो 21,600 हो गई सैलरी। फिर 1 मार्च 2014 में इनकी सैलरी जो 21,600 थी 400 ऐड हो गया 22,000 हो गया। फिर 1 मार्च 2015 को इनकी सैलरी 400 और बढ़ गई 22,400 हो गया। फिर 1 मार्च 2016 को इनकी सैलरी 22,800 थी 400 और बढ़ गई, तो ये मतलब 24,000 लास्ट 22,400 था, ये 800 हो गया। ऐसे 400 हम इंक्रीज करते रहे तो एटलीस्ट हमें जो टैक्स देना है, हमें जो इनकम टैक्स देना है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे देना है। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, और उससे भी बड़ी बात हमें जो सैलरी चाहिए वो रिटायरमेंट के टाइम की चाहिए। तो भाई साहब रिटायर जो हुए वो 30 नवंबर 2020 को हुए। रिटायर कब हुए? 30 नवंबर 2020। हमने 1 मार्च 2021 तक की सैलरी यहां पे काउंट कर ली है, तो मतलब 1 मार्च 2021 से पहले ही रिटायर हुए ना ये।
तो यहाँ पे हर साल इनकी सैलरी 400 बढ़ रही है। पहले 20,000 थी, 20,400 हुई, 20,800 हुई, 21,200 हुई, 21,600, 22,000, 22,400, 22,800, 23,200, 400 बढ़ता गया। मतलब 1 मार्च 2020 की इनकी सैलरी होगी 24,400। और अगर उसके बाद भी अगर ये जाते, फिलहाल रिटायर हो गए नवंबर 2020 में ही, तो मार्च तक तो ये पहुंचेंगे नहीं, 1 मार्च 2021 तक, उससे पहले रिटायर्ड हो गए। मतलब हम ये कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिस टाइम ये रिटायर्ड हुए हैं उस टाइम इनकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि जो रिटायर्ड हुए 30 नवंबर 2020 को रिटायर हुए और जो 30 नवंबर 2020 आफ्टर 1 मार्च 2020 आएगा और नेक्स्ट 1 मार्च 2021 से पहले रिटायर्ड हो जाएंगे। मतलब जिस टाइम ये रिटायर्ड हुए उस टाइम इनकी सैलरी कितनी है, 24,400 रुपीज। मैं फिर से यहाँ पे बात समझाना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पे हमें टैक्सेबल निकालना है, क्वेश्चन में एग्जाम्प्ट निकालना है। क्वेश्चन में जो आपको मेन क्वेश्चन है वहां पर देखा जाए तो केवल आपको यहां से यहां तक का पार्ट जो है कैलकुलेट करना है, लेकिन मैंने एक स्टेप और आगे बता दिया है, टैक्सेबल भी बता दिया है, तो उससे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बल्कि आपके लिए अच्छा है कि आप पूरा टैक्सेबल जान जा रहे हैं। तो टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट होता है। एग्जाम निकालने के लिए 1 मंथ सैलरी चाहिए। 1 मंथ सैलरी जस्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की चाहिए। रिटायरमेंट इनका हुआ है 30 नवंबर 2020। अब 30 नवंबर 2020 में इनकी सैलरी क्या थी, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हमें वो पता करना है कि भाई साहब की सैलरी 30 नवंबर 2020 को क्या थी। इसको पता लगाने के लिए हम लोगों को या तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहता है ना, तो सैलरी ग्रेड दे रखी है। सैलरी ग्रेड का सेंस क्या हुआ कि इनकी फर्स्ट सैलरी ग्रेड दे रखी है, उसका डेट दे रखी है 1 मार्च 2009। मतलब 1 मार्च 2009 से इनका सैलरी ग्रेड अप्लाई हो रहा है, जो कि 20,000 से स्टार्ट हो रहा है। हर साल इनकी सैलरी में 400 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा, जो बढ़ता जाएगा जब तक कि 32,000 ना हो जाए। 32,000 के बाद फिर इनकी सैलरी बढ़ेगी 800 रुपए से, जब तक कि वो 60,000 ना हो जाए। तो फिलहाल हमें रिटायर होने के ठीक पहले की 10 महीने की सैलरी चाहिए, और एवरेज वाले में, और ऐसे यहाँ पे 1 मंथ की सैलरी चाहिए। तो रिटायरमेंट के टाइम इनकी सैलरी क्या थी वो हमने कैसे निकाला। सपोज क्या ये क्लियर ही है कि मार्च 2009 में इनकी सैलरी 20,000 थी। हर साल 400 बढ़ती गई, 2,400, 20,400 हुआ, 20,800 हुआ, 21,200 हुआ, 21,600, ऐसे बढ़ते हमें किस टाइम की सैलरी चाहिए, हमें चाहिए 30 नवंबर 2020। तो 30 नवंबर 2020 जो है हमारा 1 मार्च 2020 के बाद आएगा और 1 मार्च 2021 के पहले आएगा। तो मतलब 1 मार्च 2020 को इनको सैलरी बढ़ी होगी और 1 मार्च 2021 से पहले ये रिटायर्ड हो गए। मतलब इनकी सैलरी जो रिटायरमेंट के टाइम है वो कितनी है, 24,400 रुपीज। तो रिटायरमेंट के ठीक पहले इनकी 1 मंथ की जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, टोटल सैलरी की नहीं, बेसिक सैलरी है वो हो गई 24,400 प्लस इनको डीए मिल रहा है इसका 25%। कितना परसेंट डीए मिल रहा है, 25%। तो 24,400 यहां पे साफ साफ कह रहा है कि डीए जो है बेसिक सैलरी का 25% है। तो ये बेसिक सैलरी होगा 24,400 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। अगर इसको पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 24,400 प्लस 6,100 इज इक्वल टू, ये हो गया 30,500। मतलब रिटायर होने के ठीक पहले की जो 1 मंथ की सैलरी चाहिए, 1 मंथ की सैलरी में इनका बेसिक सैलरी आता है प्लस डीए जाता है। डीए कोई भी हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो। फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन में डीए जो है वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इसके आगे लिखा है कि डीए इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ना ही ये लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सैलरीज में इंक्लूड हो रहा है पेंशन वगैरह में, और ना ही यहाँ पर डीएनएस सैलरी दी है। तो ये इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ कोई भी डीए जाता है, चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो। तो पहले तुमने रिटायरमेंट के समय इनकी बेसिक सैलरी निकाली कि जिस टाइम ये रिटायर हो रहे हैं उस समय इनकी बेसिक सैलरी क्या है। तो इनकी बेसिक सैलरी है 24,400 प्लस इसमें हमने डीए ऐड किया 24,400, 25/100 किया, तो कितना आ गया 24,400 प्लस 6,100। इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 30,500, जो कि रिटायरमेंट के समय किनकी सैलरी हो गई। फिर हमें चाहिए टोटल सर्विस पीरियड। एक बात यहां पर और, ये इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही कुछ ज्यादा, और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 15 नंबर से नीचे नहीं आएगा। तो 1 मंथ सैलरी हो गई 30,500 इनटू टोटल सर्विस पीरियड। और 15 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हलवा नहीं आते हैं। बहुत किस्मत बहुत अच्छी हो तो कभी कभी इजी भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ इनके भी चांसेस हैं। तो 1 मंथ सैलरी हो गई 30,500। फिर हमें चाहिए टोटल सर्विस पीरियड। अभी तक आपके क्वेश्चन में टोटल सर्विस पीरियड फाइंड आउट करके दिया होता था कि भाई इतने साल इतने महीने जॉब करके रिटायर हुए। यहां दिया नहीं है, तो यहां आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि हाँ ये कितने टाइम बाद रिटायर हुए, कितने साल कितने महीने बाद, तो वहां पर आपको जॉब पीरियड ऐसे निकालना होता है। आप लिखोगे रिटायरमेंट का ईयर मंथ और डे, और आप लिखोगे ज्वाइनिंग का ईयर मंथ और डे। कुछ बच्चों ने ये जो मैं कैलकुलेशन करने आ रहा हूं ये इन्होंने हाई स्कूल में किया होगा अपनी डेट ऑफ बर्थ को फाइंड आउट करने के लिए। वहां पे लिखना पड़ता है ना कि आप इस डेट को कितने साल कितने महीने कितने दिन के हैं, तो वो चीज यहां पर हो गया। तो यहां पे जॉब पीरियड निकालने के लिए पहले हम लोग ईयर मंथ और डे लिखेंगे। पहले रिटायरमेंट का ईयर मंथ और डे लिखेंगे, फिर इसमें से ज्वाइनिंग का ईयर मंथ और डे माइनस कर देंगे। तो रिटायर्ड हुए हैं ये 30 नवंबर, मतलब डे था महीने का तीसरा,
और महीना था यह 11वां नवंबर हमारा 11th मंथ होता है, और ईयर था 2020, और ज्वाइन जब हुए थे 1 मार्च टू 1994। अब यहां से इसको माइनस करना है, तो डे में से डे को माइनस करिए, कितना आ रहा है 29। मंथ में से मंथ को माइनस करिए, 11 माइनस 8 कितना, 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा 8, और इसमें से इसको माइनस करिए आ जाएगा 26। मतलब जब ये रिटायर्ड हुए तो इन्होंने कितनी जॉब कर ली थी, 26 ईयर 8 मंथ 29 डेज। मतलब हम कह सकते हैं कि रिटायर्ड हुए आफ्टर 26 ईयर 8 मंथ्स और 29 डेज वर्क करने के बाद। अगर ये बात नहीं समझ में आ गई तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लेगा। फिलहाल मैं एक बार इसको फिर से बता ही देता हूं। अगर आपके क्वेश्चन में एक्यूरेट ये क्लियर नहीं किया है कि जो भी रिटायर होने वाला पर्सन है वो एक्चुअली कितने मंथ बाद रिटायर हुआ है, कितने साल बाद जॉब करके रिटायर हुआ है, तो वहां पर आपको 2 डेट दी होगी, एक ज्वाइनिंग की डेट दी होगी, रिटायरमेंट की डेट दी होगी। तो आप ऐसे यहाँ पे जॉब पीरियड निकालेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो लोग रीजनिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होगा कैसे निकालते हैं, जिन्होंने हाई स्कूल में भी एक चीज हम लोगों ने फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे रिटायरमेंट का हम लोग ईयर लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, डे लिखेंगे, ज्वाइनिंग का हम लोग ईयर लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, डे लिखेंगे। तो जो रिटायरमेंट का 30 नवंबर 2020 है, ज्वाइनिंग का 1 मार्च 1994 है। तो डे में से डे माइनस किया 29, मंथ में से मंथ माइनस किया 8, और 20 में से इसको माइनस किया गया 26। मतलब यहाँ पे ये रिटायर हुए हैं 26 साल 8 महीने 29 दिन काम करने के बाद। अगर ये बात नहीं समझ में आएगा तो वीडियो फिर से रिवाइज से देखिएगा। वैसे कोई बहुत नहीं बड़ी चीज नहीं है, बस केवल आपको रिटायरमेंट के ईयर को लिखना है, मंथ को लिखना है, डे को लिखना है। यहाँ ज्वाइनिंग के ईयर को लिखना है, मंथ को लिखना है, डे को लिखना है, और कुछ जो कैलकुलेशन आप लोग के दिमाग में आ रही होगी वो आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। कि अगर मान ली यहाँ ईयर मंथ डे कुछ और होता तो उसको माना जाएगा जब होगा तब। अभी फिलहाल इसको समझिए। यहाँ ज्वाइनिंग डेट थी 30, और सॉरी ज्वाइनिंग थी 1, रिटायरमेंट ये 29 डेज यहाँ आ गया। मंथ था ज्वाइनिंग पे तीसरा, रिटायरमेंट 11, यहाँ पे 8 आ गया। ये मंथ ईयर था ज्वाइनिंग में 1994 और रिटायरमेंट में इतना, तो ये 26 आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पे आया है 26 ईयर 8 मंथ 29 डेज। मैंने क्या बताया है, जो एम्प्लॉय ग्रेजुएटी एक्ट से कवर्ड होते हैं उनका जो टोटल सर्विस पीरियड होता है वो इस बेस पे डिपेंड करता है। अगर 6 महीने से एक्सेस कोई ईयर है तो उसको 1 साल मान लेंगे। मतलब जो 26 साल 8 महीने है ना, तो इसको यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे 27 ईयर। कितना, 27 ईयर इंटू 15/26। अब इसको सॉल्व करिए। ये हो गई 1 मंथ सैलरी, ये हो गया टोटल सर्विस पीरियड, क्योंकि 8 मंथ था तो 27 कर लिया, इंटू 15/26 ये क्वेश्चन में दिया ही रहता है। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये अमाउंट यहां पर आ रही है 4,75,096.15 ऐसे करके आ रहा था। तो इसको इतना ही रहने देते हैं, 4,75,096। अब यहाँ पे है विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट। यहाँ पर इन तीनों में जो कम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे सबसे कम अमाउंट कौन सी है हमारी, 4,75,096। तो यही हमारा एग्जम्प्ट हो गया 4,75,096। अब इसको माइनस कर दिए 8 लाख रुपीज में से, तो 8 लाख रुपीज माइनस 4,75,096, सॉरी 8 लाख माइनस 4,75,096। तो ये आपका आ रहा है टैक्सेबल 3,24,904। तो ये हो गया टैक्सेबल, ये था आपका एग्जाम कितना, 4,75,096। इसमें 4 रुपए का आंसर आप लोगों की बुक से डिफर आएगा। तो 4 रुपए के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में राउंड ऑफ हो गया है। इन लोगों ने क्या करते हैं कि ये लोग पहले इस सैलरी को इससे इंटू कर लेते हैं, फिर जो आता है उसको 27 से इंटू करते हैं। तो थोड़ा सा फर्क है, उसके लिए इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये 4 रुपए का फर्क है, इतना नहीं वो एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान देते हैं कि ये हम लोग ग्रेजुएटी का टैक्सेबल पार्ट निकालने, ग्रेजुएटी टैक्सेबल निकालने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम होता है, नॉन गवर्नमेंट 2 कंडीशन होती है, जब वो ग्रेजुएटी एक्ट में आ रहा हो, जब वो ग्रेजुएटी एक्ट में ना आ रहा। तो जब ग्रेजुएटी एक्ट में आता है तो टैक्सेबल इज इक्वल टू द एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट सी माइनस एग्जाम। एग्जाम निकालने के लिए हमें चाहिए 1 मंथ सैलरी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट इंटू टोटल सर्विस पीरियड 15/26। मैक्सिमम में 2 लाख एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट सी 8 लाख थी। तो यहाँ पे 8 लाख यहाँ लिया, यहाँ लिखा। एग्जाम निकालने के लिए हमें चाहिए 1 मंथ सैलरी, इसमें बेसिक सैलरी जाएगा प्लस डी जाएगा। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया कि रिटायरमेंट के टाइम में इनकी बेसिक सैलरी क्या थी।
तो रिटायरमेंट के टाइम में जो इनकी बेसिक सैलरी थी हम लोगों ने इस तरीके फाइंड आउट किया कि 1 मार्च 2009 से इनका सैलरी ग्रेड दिया 20,000, हर साल 400 बढ़ता गया। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनका हुआ 30 नवंबर 2020 को, जो कि आता है आफ्टर 1 मार्च 2020 एंड बिफोर 1 मार्च 2021। और तो मतलब इस जब रिटायर्ड हुए हैं तो इनकी सैलरी कितनी थी 24,400, क्योंकि 1 मार्च 2021 से पहले ही रिटायर हो गए। तो 20,400 इनकी 1 मंथ सैलरी थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इसको लिखा प्लस डीए जो था वो बेसिक सैलरी का 25% था, तो बेसिक सैलरी 25% निकाला आगे 600। इन दोनों को जोड़ा ही हो गया हमारा 1 मंथ सैलरी है। 1 मंथ सैलरी को यहाँ लिखा। टोटल सर्विस पीरियड आपके क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो हमने इस तरीके यहाँ पे निकाला 26 ईयर 8 मंथ और 29 आया। तो यहाँ पे रूल है जो एम्प्लॉयज़ ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर मान लेते हैं। तो 26 ईयर 8 मंथ को हमने 27 मान लिया, 15/26 किया। ये आ रहा है 4,75,000 96.15 करके आ रहा, तो इसको 96 राउंड ऑफ कर लिया। मैक्सिमम लिमिट ये हो गया। एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवरेज लेस इज एग्जाम्प्ट हो गया। ये यहाँ पर जो आपकी एग्जाम्प्ट की अमाउंट आ रही है, बुक में आंसर थोड़ा सा डिफर आ रहा है, तो बुक के आंसर में फर्क मत जाइए। वो 4 रुपये का फर्क थोड़ा सा ये पॉइंट्स की वजह से आ रहा है। उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया, हमने अलग तरीके से सॉल्व किया, तो 4 रुपये का फर्क कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट रिसीव था 8 लाख माइनस एग्जाम्प्ट हो गया। ये निकाल ले कितना आ गया 3,24,904। ये हो गया टैक्सेबल। तो ये तो वो पार्ट हो गया जो ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड है। हम लोग उस पार्ट पे आते हैं ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड नहीं है। तो ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड नहीं है तो उनका टैक्सेबल इज इक्वल टू होगा एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव। तो एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव कितना है 8 लाख माइनस एग्जाम निकालने के लिए यहाँ पे चाहिए एवरेज सैलरी इंटू टोटल सर्विस पीरियड इंटू 1/2। अब टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे क्या होता है मोर देन 6 मंथ को, सॉरी 1 साल नहीं मानते, यहाँ पूरा साल है तो ठीक है साल मानेंगे, नहीं तो 6 महीने को 1 साल में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये रिटायर हुए हैं 26 साल 8 महीने जॉब करके, तो यहाँ पर जो इनका 27 कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इनका केवल 26 यूज किया जाएगा। तो टोटल सर्विस पीरियड कितना होगा 26 इंटू 1/2। फिर से सुन लीजिए, इंडिया जब एम्प्लॉय ग्रेजुटी एक्ट से कवर्ड होता है तो वहाँ पर क्या होता है मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर नहीं मानते हैं। तो मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर नहीं मानेंगे तो 26 साल 8 महीने, तो इसको केवल 26 लेंगे 1/2 किया। मैक्सिमम लिमिट हो गया 2 लाख और एक्चुअल ग्रेजुटी अमाउंट रिसीव यहाँ पे कितना है 8 लाख। अब विच एवरेज लेस एग्जाम क्या होगा एग्जाम, तो एग्जाम निकालने के लिए पहले तो हमें चाहिए एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी इज इक्वल टू होता है 10 मंथ सैलरी जस्ट फॉर रिटायरमेंट अपॉन 10। तो 10 मंथ सैलरी निकालने के लिए हमें 10 मंथ बेसिक सैलरी चाहिए, 10 मंथ का डीए चाहिए प्लस 10 मंथ का कमीशन चाहिए। पहली बात डीए यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि डीए जो इंडिया टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं। दूसरा कमीशन यहाँ दिया ही नहीं है। हाँ बस हमें सैलरी चाहिए रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने की। तो रिटायर्ड भैया कब हुए नवंबर लास्ट में हुए, तो ये माना नवंबर में भी इनको सैलरी मिलेगी। जो इनको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी वो नवंबर के बाद दिसंबर से होगी। तो रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी चाहिए। तो रिटायर्ड हुए नवंबर में, तो नवंबर में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम लोगों ने पहले अभी कैलकुलेट किया कि इनकी सैलरी कितनी थी 24,400। तो नवंबर में 24,400, अक्टूबर में भी 24,400, सितंबर में भी, अगस्त में भी, जुलाई में भी, जून में भी, मई में भी, अप्रैल में भी और मार्च में भी, क्योंकि मार्च जो सैलरी चेंज होती है वो 1 मार्च से ही चेंज होती है। तो 1 मार्च 2020 से ही इनकी सैलरी 24,400 हुई है। इसके पहले इनकी सैलरी कितनी थी 24,000। 1 मार्च 2020 से इनकी सैलरी हुई है 24,400, इसके पहले इनकी सैलरी कितनी 24,000। तो 1 मार्च 2020 से पहले इनकी सैलरी 24,000, मतलब 2020 से इनकी सैलरी 24,400 चल रही, उसके पहले थी 24,000। तो ये रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने, तो यहाँ पर बात ये आ रही कि 9 महीने इनको सैलरी मिली है 24,400 और 1 महीने इनको सैलरी मिली है 24,000। फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने की हमें बेसिक सैलरी चाहिए। तो रिटायर्ड हुए हैं ये नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 जो कि एंड ऑफ द मंथ था। तो एंड ऑफ द मंथ था तो ये महीना पूरा करके रिटायर हुए, मतलब इस महीने की इनको सैलरी मिलेगी और उसके बाद सब इनको जो है पेंशन मिलना होगी। तो नवंबर में इनको सैलरी मिली 20,400, अक्टूबर में भी, सितंबर में भी, यहाँ तक मार्च तक इनको मिली, क्योंकि मार्च से इनकी सैलरी बढ़ी है 20,400। उससे पहले की सैलरी इनकी कितनी थी 24,000। मतलब देखा जाए तो रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने की सैलरी में 9 महीने की सैलरी वो है जो 24,400 थी, और 1 महीने की सैलरी इनकी कितनी है 24,000, जो कि मार्च से पहले की थी। तो यहाँ पर रिटायर होने के ठीक पहले के 10 महीने की हमें सैलरी चाहिए। तो 24,400 रुपये जो मिला है इनको 9 मंथ मिला है लास्ट, और 24,000 रुपये जो इनको मिला है वो 1 मंथ मिला है लास्ट। और प्लस डीए वगैरह यहाँ पर क्या हो गया नील, कमीशन वगैरह यहाँ पर है ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए, 24,400 इंटू 9 करिए, तो ये आ गया 2,19,600 और ये प्लस 24,000। बाकी चीज़ें क्या हैं नील, तो इन सबको ऐड कर लिए तो 2,19,600 प्लस 24,000,
तो इनकी रिटायर होने के ठीक पहले की 10 महीने की जो सैलरी होगी वो होगी 2,43,600। अब ये एवरेज सैलरी में इसको कन्वर्ट करना है, तो एवरेज सैलरी इज इक्वल टू 10 मंथ सैलरी, जो कि कितनी है 2,43,600 डिवाइड बाई 10। तो रिटायर होते समय इनकी जो एवरेज सैलरी हो गई वो हो गई 24,360। तो ये एवरेज सैलरी हो गई इनकी 24,360। इसको इनटू किया टोटल सर्विस पीरियड 26 से और इनटू 1/2। तो ये आ गया आपका, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से, इनका जो एवरेज सैलरी है वह है 24,360 इंटू 26 इंटू 1/2। तो जो इनका सैलरी आ गया है, मतलब ये जो पॉइंट कैलकुलेट करके आया, यह है 3,16,680 रुपीज़। तो ये इनका हो गया एवरेज सैलरी इन टोटल सर्विस पीरियड 1/2 करने पे आ गया 3,16,680। मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख, विच एवर लेस इज एग्जाम। तो यहाँ भी देखा है सबसे कम यही है 3,16,680। अब यहाँ पे अगर हम टैक्सेबल निकालना, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में केवल एग्जाम पूछा है तो टैक्सेबल निकालेंगे नहीं। अगर मान लो टैक्सेबल पूछा होता तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव माइनस एग्जाम। एग्जाम कितना है 3,16,680। अब इसको माइनस कर दिए 8 लाख रुपीज में से, तो आ रहा है 4,83,320। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और पहले मेथड से आंसर थोड़ा डिफर आ रहा था, लेकिन दूसरे मेथड से आंसर एकदम सेम आ रहा है एग्जाम का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई, लेकिन जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ एक बार रिवाइज करके देखिएगा। तब भी कोई दिक्कत होगा तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। फिलहाल इस पार्ट को मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। ये पार्ट वो है कि ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेजुएटी एक्ट से कवर्ड नहीं है तो उनका टैक्सेबल इज इक्वल टू होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जाम निकालने के लिए पहले हमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव तो पता ही है, एग्जाम निकालने के लिए हमें चाहिए एवरेज सैलरी इन टोटल सर्विस पीरियड टू 1/2 और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, एक्चुअल ग्रेजुएटी अमाउंट रिसीव 8 लाख है। तो एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए यहाँ पे एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी इज इक्वल होती है 10 मंथ सैलरी अपॉन 10। 10 मंथ सैलरी में 10 मंथ का बेसिक सैलरी जाएगा प्लस 10 मंथ का डीए जाएगा। डीए यहाँ पर वो जाएगा जो इंडिया टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और कमीशन जाएगा जो परसेंटेज वाला हो। तो 10 मंथ की बेसिक सैलरी, 10 मंथ की बेसिक सैलरी रिटायर होने के ठीक पहले की 10 महीने की इनको सैलरी चाहिए थी। भैया रिटायर हुए नवंबर में, तो नवंबर में इनकी जो सैलरी अभी हम लोगों ने इसको निकाला तो बताया था कि 24,400 थी। तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, यहाँ तक इनकी, क्योंकि 1 मार्च 2020 से इनकी सैलरी कितनी हुई 24,400। उसके पहले की सैलरी इनकी कितनी थी 24,000। मतलब रिटायर होने के ठीक पहले के 9 मंथ्स की सैलरी है 24,400। तो 9 से इंटू किया और 1 महीने की सैलरी है, क्योंकि ओवरऑल 10 महीने की चाहिए, 10 मंथ्स की चाहिए। तो 9 मंथ्स की होगी, 1 मंथ की होगी, टोटल कर लिया तो हमारी जो 10 मंथ की सैलरी आ गई है वो आ गई 2,43,600। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए इसको 10 से डिवाइड किया, 24,360 आया। 24,360 को यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड 26 से इंटू किया। यहाँ टोटल सर्विस पीरियड 27 ईयर था, यहाँ पे 26 लिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये होता है मोर देन 6 मंथ को 1 ईयर मानते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर केवल 26 साल लेकर इंटू 1/2 किया, ये आ गया 3,16,680। मैक्सिमम लिमिट ये था 8 लाख था, विच एवर लेस एग्जाम। तो ये लेस था, ये एग्जाम हो गया। अब इसी को यहाँ पे माइनस कर दिया तो आ गया टैक्सेबल। हालांकि इस क्वेश्चन में टैक्सेबल पूछा नहीं, केवल एग्जाम पूछा है। पहले वाले पार्ट में हमारा आंसर 4 रुपये से डिफर आ रहा है, दूसरे में सेम है। वो थोड़ा सा बस एक राउंड ऑफ का है, मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं है। ये एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर खुद समझ जाएगा कि आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और नहीं तो स्क्रीन में राइट में शो भी कर रहा होगा। प्ले स्टोर पे जाना है, हनुमत क्लासेस टाइप करना है। हनुमत क्लासेस टाइप करते ही आपको वो लोगो दिखेगा मेरी एप्लीकेशन पे, जो मेरी वीडियो पे लेफ्ट हैंड साइड पे मार्क है। लोगो वाली एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कीजिए और उस पर आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर वहाँ पर आपको वीडियो सारी मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे हम वीडियो कम अपलोड करते हैं, एप्लीकेशन में हम अपनी सारी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट करिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।